डिस्कशन ऑफ 15 मई। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। जो फ्रंट पेपर है कोई न्यूज़ नहीं है, बस स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है आपको नाम याद रखना है, ये रशियन वैक्सीन है, बस इतना याद रखो। ये रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी और इतने रुपीज़ में दी जाएगी जहाँ भी होगी, और इसे इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी बना रहे हैं। फिर कोविशील्ड आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट्स की है, कोवैक्सीन पता है भारत बायोटेक प्लस ICMR मिलके बनाई है। बस याद रखना, और इंडियन वेरिएंट ये नाम याद रखना, ये इंडियन वेरिएंट है B1617, एज 1617 याद रख सकते हो। जैसे यूके वेरिएंट ये है, फिर साउथ अफ्रीका वेरिएंट ये है, ऐसे इंडियन वेरिएंट है, तो वो इंडियन वेरिएंट है तो इसको आपको नाम याद रखना है। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर टर्टल पोस्ट थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है अपना, इसमें जो टर्टल है वो थ्रेट पे बताया गया। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज ए क्रूशियल, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज ए होम ऑफ मोर देन 72% ऑफ टर्टल एंड टोटॉइस स्पीसीज इन द कंट्री। तो आप याद रखना, कहीं क्वेश्चन में पूछे कि मोर देन 50% ऑफ स्पीसीज ऑफ टर्टल एंड टोटॉइस लिव इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। तो ये आपको याद रखना है, थ्रेट है। क्यों है? पोचिंग हो सकता है रीज़न उसका, और भी रीज़न है उसके। क्या है कि मतलब कि वो लोग उसे मतलब घर में पालने के लिए उठा के ले जाते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न। नेस्टिंग जो ग्राउंड हो जहाँ पे मतलब कि नेस्टिंग करते हैं, वो उस पर मतलब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इधर उड़ीसा कोस्ट में जो है भीतरकनिका, और फिर जो कोस्ट है वहाँ पे लेदर बैग जो टर्टल नेस्टिंग करता है, पर वो ह्यूमन ने मतलब वहाँ पे इंटरफेयर करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि कुछ रीज़न है इसकी वजह से क्या है, जो टर्टल है वो थ्रेट पे है। तो आपको बस ये लाइन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और आपको दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी मीन्स आसाम के अंदर है, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेपर सब कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, कुछ अलग नहीं आता, फिर कोरोना से रिलेटेड ही सारी न्यूज़ है। और आज मतलब सुखदेव मतलब शहीद सुखदेव जो है, तो जो भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी हुई थी, तो उनका बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे वीरों को याद रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ना चाहिए इनके बारे में, भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने निस्वार्थ देश के लिए सेवा की है, तो उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, ये भी हमारे काम की। दूसरी न्यूज़ जो आती है कि मानसून, अब जो मानसून है केरला कोस्ट में 31 मई को एंटर कर जाएगा। ऐसा कैसे पता लगता है? कौन बताता है? ये बताता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कभी और पढ़ेंगे, आज कवर नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने वॉच किया है डिप्रेशन, मतलब प्री साइक्लोनिक लोकेटेड हुआ है, मतलब लक्षद्वीप के आसपास जो एक डिप्रेशन होता है, जो घूमती घूमती हवा होती है, आप मैप में देखते होंगे ऐसे ऐसे। तो प्री जो मतलब डिप्रेशन इन्होंने नोट किया है कहाँ पे? 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम लक्षद्वीप, उसके आसपास नोट किया है। तो इन्होंने उससे अनुमान लगाया है कि 31 मई तक मे बी मानसून कहाँ पे एंटर हो जाए? केरला में एंटर हो जाएगा। तो आपको पता है 2 वेव में चलता है, एक तो ऐसे जाता है, और एक ऐसे इधर से नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, वो वेव से जाता है। तो मानसून दो दो वेव में चलता है, फिर वहाँ से रिट्रीट मानसून वापस आता है, नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, उससे बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु कोस्ट के साइड होती है। तो ये सारा कारण है इसका। आगे चलते हैं। फिर देखो थोड़ा अच्छी खबर आ रही है कि मतलब महाराष्ट्र में कम से कम नियर अबाउट 40,000 केसेस आए हैं, 50,000 रिकवरीज हुई हैं। तो एक तरह से अच्छी न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई है कि रिकवरी इंक्रीज हो रही है इन कंपेयर टू जो केसेस आ रहे हैं। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस कुछ चीज़ में इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कहीं लिखने के लिए आ जाए, केस स्टडी के लिए आपको बस याद रखनी। कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बात की गई है कि क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपको करना है। आप कंक्लूजन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जो पहली बात ये करता है, मैं मेन चीज़ आपको बताऊँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोलते हैं आप प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, मतलब पब्लिक फैसिलिटी को आपको बढ़ाना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? जो आपकी पब्लिक गुड्स होते हैं, मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो भी सोशल थिंग्स होते हैं उनको आपको इंक्रीज करना चाहिए। आप हेल्थ केयर तो दे रहे हो, अगर आप किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराओ, जैसे आपको आयुष्मान भारत के अंदर इंश्योरेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आपको हेल्थ केयर मिलेगी। आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, हेल्थ केयर कब मिलेगी? हॉस्पिटल अच्छे होंगे। मैंने आपको कल बताया था नियर अबाउट 70% जो इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। जब तक आप गवर्नमेंट सेक्टर की इंक्रीज़ नहीं करोगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करो अच्छी बात है, पर आपको हेल्थ केयर पे काम करना है। अगर मेरा इंश्योरेंस है, मुझे कोविड हो गया, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, तो इंश्योरेंस का मैं क्या करूँगा? तो आपको हेल्थ केयर बढ़ाना होगा। इन्होंने पहली बात ये की है। जो दूसरी बात करते हैं, इसका मतलब होता है आपका मुम्बो जम्बो, इसका मतलब होता है बकवास। मतलब अभी मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ ये वर्ड कर लेना। मैंने ये ऑटो करेक्ट हो गया, ये वर्ड ऑफ द डे है, ना कि वर्ल्ड ऑफ द डे है। इसका मुम्बो जम्बो का मतलब होता है बकवास।
ठीक है ना। तो मैं आपको एक दो वर्ड ऐसे में डेली कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वर्ड डेली हिंदू के निकाल के यहाँ पे पेस्ट किया करूँ जो आपको याद रहे। तो इसमें क्या है कि न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इंडियन की चीज़ की बात करें कि आगे लेके जाएंगे, पर हम फेस क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग क्या रेशनल बात नहीं कर रहे, इरेशनल बात कर रहे हैं। रेशनल बात होनी चाहिए। जैसे योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला कि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन बना दी है, ठीक है, पर वो वैक्सीन नहीं थी, वो क्यूरेबल मतलब उसे ठीक करने के लिए वो क्या थी, एक कोरोना किट बनाई थी, ना कि वो कोई वैक्सीन का काम करी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर कुछ चीज़ ऐसी मिथ आते हैं सोसाइटी में कि प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में पहली बार इनोवेशन है। मोदी जी ने बोला था कि सबसे पहली जो सर्जरी की गई थी वो लॉर्ड गणेशा के ट्रंक की जो उनकी सूंड होती है उसकी की गई थी, उनके लगाई गई। तो इंडियन इनोवेशन है प्लास्टिक सर्जरी। तो आप ऐसी ऐसी इरेशनल बात करते हो, साइंटिफिक टाइम में रेशनलिज्म आपको बात करनी चाहिए, एक्सपर्टीज की बात करनी चाहिए। और जो नेहरूवियन है, एक मॉडल है नेहरूवियन जो बात करता है, ठीक है ना, उसकी आप बात नहीं करते। कि जो मॉडल नेहरूवियन मॉडल क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होगा मेंशन। ये रेशनल की बात करता है क्या, यही इसमें यह है कि क्लियर साइंस होनी चाहिए, रेशनलिज्म होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो नेहरूवियन मॉडल बोलता है। और आप ऐसी चीज़ें बात करते हो कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, साइंटिफिक बातें नहीं करते। तो साइंटिफिक जो रीजंस है, जो साइंस है वो फॉल होती दिखाई दे रही है। और साइंटिस्ट जो मतलब इंडियन साइंटिस्ट है, मतलब उनमें क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो रहा है। वो कुछ सर्च रिसर्च करके लाते हैं पर बता दिया जाता है नहीं ये तो गोबर खाने से आप ये हो जाएगा, वो खाने से, वही सारी बात उन्हें घुमा फिरा के वही की, ये रीज़न बताया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष मिनिस्ट्री आपकी, आयुर्वेदा, आपके न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, मतलब ये चीज़ अच्छी बात है आप इस मिनिस्ट्री को लेके आए। इससे भी क्योंकि साइंटिफिक चीज़ है, इसमें भी हमें साइंटिफिक चीज़ों को आगे लाना चाहिए। ये नहीं कि आपने वो बोल दिया कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। एक साइंटिफिक और रेशनल बात करो। ये पढ़े लिखे इंसान हो कम से कम, वो तो साइंटिफिक बात करो। ये थाली बजाना, कैंडल लाइटिंग, ये सब क्या था लॉकडाउन टाइम में, विल नॉट डन, मतलब कि इससे क्या होगा, पब्लिक एड्रेस टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ बोले प्राइम मिनिस्टर, ऐसी चीज़ बोले कैंडलिंग करो, थाली बजाओ, चलो ठीक है, एक मॉरलिटी बढ़ाने के लिए, हमारे डॉक्टर्स को एक मॉरलिटी देने के लिए, इंकरेज करने के लिए अच्छी बात है। पर ये कोई रीज़न नहीं होते हैं चीज़ों के। फिर आपने इन पेंडेमिक टाइम में आपने कुंभ मेले का ऑर्गेनाइजेशन कराया, और उसे मतलब आपको पता है पेंडेमिक कंटिन्यू है, केस तो आ ही रहे थे ना डेली। आपको पता है कि पेंडेमिक कंटिन्यू है, सब कंट्री फेस कर रही है, सेकंड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है। आपकी तो 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, क्या इसमें सेकंड वेव नहीं आ सकती थी, थर्ड वेव नहीं आ सकती थी? फिर भी आपने ऑर्गेनाइज कराया कुंभ मेला। ऐसे ऐसे जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब कि सबसे बड़ा वो एक तरह से ऑर्गेनाइज, आपको पता ही है कुंभ मेला में 5 से 6 करोड़ लोग आते हैं उसमें नहाने के लिए, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजर, 5 से 6 करोड़ लोग जाएंगे। अगर वो 4 लोगों को भी करेंगे तो 20-22 करोड़ लोग तो ऑटोमेटिक हो जाने। ये एक प्रॉब्लम है, आपको सोचना चाहिए था। पेंडेमिक कंटिन्यू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है, ना आपने प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन किया है, उसके बाद आपने चीज़ ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो ये इरेशनल बात ही तो होती है। उसके बाद दूसरी बात है डाटा इंटीग्रिटी। आप जो डाटा दिखा रहे हो कि मतलब आपको डाटा प्रॉपर, कि आपको ये नहीं पता कि मतलब डाटा कैसा है, कभी इकोनॉमिकल डाटा को गलत दिखा देते हो, कभी लेबर फोर्स कि हमारे पास इतना हमने नौकरी दी है, पता लगता है ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो गए, वो डाटा। अब इवन आप चीज़ों से खेलने लगे हो, मतलब लोग कितने मर रहे हैं उसके डाटा से भी आप खेलने लगे हो। 3,000 लोग दिखा रहे, मर ज़्यादा लोग रहे हैं, तो उसके डाटा को आप प्रॉपर, आपको डाटा मेंटेन करना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए। फिर जो फोर्थ जो इन्होंने बात किया, वो बात किया आपकी फाइनल प्रिंसिपल ऑफ पेंडेमिक, जो इन्हें बात करते हैं, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, और जो बिगर जो मतलब रिचर है वो रिचर होते जा रहे हैं, पर गरीब गरीब हो रहे हैं। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बात गरीबों के लिए नहीं बना रहे हो, आप अमीरों के लिए बना रहे हो। आप खुद सोचो ना, अभी एक रिपोर्ट आई थी, जैसे अंजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बोला था 230 मिलियंस ऑफ इंडियन स्लीपिंग ब्लो, मतलब ये ब्रेड लाइन मतलब ब्लो द पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे आफ्टर दिस पेंडेमिक के बाद, ड्यूरिंग द पेंडेमिक और आफ्टर दिस पेंडेमिक। या आप खुद सोचो, आप एक साइड आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है और एक साइड गरीबी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो क्या रीज़न है? तो कौन पैसा कहाँ से आ रहा है? तो यानी कि इसका मतलब ये है, जो रिचर है वो और रिचर बन रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में। देखिए रीज़न है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। 4 फैक्ट मैंने आपको बताए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए, रेशनल चीज़ों की बात करो, इरेशनल मत बताओ चीज़ों के लिए। इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेल्थ केयर मिलेगी। और जो कोविड टाइम पे आप डाटा के साथ खेल रहे हो, इसको ध्यान रखो। और चौथी चीज़, आपको इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनानी है तो सबका साथ सबका विकास करना है। जैसे मोदी जी बोलते हैं, ये नहीं कि अमीरों का विकास गरीबों का विनाश, ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। ये मोदी जी नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है, अभी कोविड चल रहा है, इवन जिसमें क्या देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप, जो उनके मम्मी पापा, उनकी डेथ हो जा रही है, तो वो अनाथ बन जा रहे हैं, ऑर्फन बन जा रहे हैं, ठीक है ना। एक ये कंडीशन खड़ी हो गई है।
तो ये IPS आर के विच इन्होंने कुछ स्टेप बताया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑफिशियल चैनल है कि हम क्या कर सकते हैं अगर आपको पता लगे। तो मैंने ये जो है इम्पॉर्टेंट भी है, पर मैं आपको इसमें कुछ चीज़ मैंने अवेयरनेस के लिए ऐड किया। जैसे एनजीओ है, मोस्टली जो एनजीओ वर्क करते हैं जिनमें पेरेंट्स मतलब नहीं रहते, फिर एनजीओ ने गोद ले लेते हैं, वो चाइल्ड केयर सेंटर चलाते हैं, उसमें बच्चों को रखते हैं, शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। तो इंडिया में कुछ लॉ है इससे रिलेटेड, हाँ, तो उन्होंने कुछ स्टेप बताया। अगर आपको पता लगे कि मतलब जो उसके नीड है किसी को मतलब चिल्ड्रन को केयर की, सबसे पहले टोल फ्री नंबर आता है 1098, इस पर आप कॉल करो। ये डिपार्टमेंट ऑफ मतलब कि वुमेन एंड चाइल्ड उसका डेवलपमेंट का है, डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है। ये क्या करेंगे, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन मतलब इंडियन फाउंडेशन इसे वर्क करती है, और ये 24 घंटे के अंदर विद इन डे के आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और बच्चे की जिम्मेदारी ले लेंगे टू टेक द चार्ज ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया वो बताया नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम, एक पोर्टल है मिसिंग एंड वर्नेबल चाइल्ड, एक ये भी सिस्टम है, ये पोर्टल है। ये पोर्टल कौन वर्क करता है, सेम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसे रन करता है, जो भी ठीक है ना, आप उस पर जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपको पता लगेगी। ऑर्गेनाइज मतलब कि ऑफिशियल वे है, आप ऐसे किसी को मत दे दो कि मैं पाल लूँगा ये पाल लूँगा, एक तरीके से प्रॉपर चैनल तरीके से आप करो, कभी उसे प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर तो वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर सके। थर्ड जो चैनल है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वो भी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है। देखो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कंपलसरी होता है होना हर जगह हो, उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो उसे टेक ओवर कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो आप बोलते हो मतलब कि पुलिस को कॉल मिलाओ, पैन इंडिया में 112, इस पर कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और ये कंपलसरी है रिपोर्टिंग करना 24 घंटे के अंदर, ऐसा कहा दिया है, नो रिपोर्टिंग ऑफ सच चिल्ड्रन इज ऑलवेज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस अगर ये रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके अंदर से एक्सटेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर इसमें प्रोसेस बताया गया है, लेने के बाद 24 आवर्स के बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करना है, जैसे ला लेके आना है, फिर उसकी केयर करनी है, फैसिलिटी देखना है, अगर किसी को अडॉप्ट करना है अडॉप्ट कर लेंगे, 6 साल से छोटा है तो उसे पढ़ाया जाएगा, 18 साल तक उसके अंदर रखा जाता है, ऐसी चीज़ों की बात की गई है। फिर एक केस आया था आपका संपूर्ण, आपका बेयर यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस आया था, इसमें बोला जो भी एनजीओ रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वही चाइल्ड को मतलब केयर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ऐसे कोई भी खोल के नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की इसमें बात की गई थी। इंडियन और नॉन इंडियंस फॉरनर जो है वो भी मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी अगर आप प्रॉपर चैनल से करोगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि सेंट्रल जो अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है कम से कम उसके बाद डाटा होगा, कभी आपको पता लगा उन माँ बाप ने 4-5 साल रखा छोड़ दिया बच्चे को, कोई प्रॉब्लम थी तो वो उस पर केस होगा, तो एक प्रॉपर चैनल होगा। फिर बचपन की मतलब कि बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि एटलीस्ट वन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर in each police station is mandatory required to undergo the training to deal with the children in the conflict। अगर कोई चिल्ड्रन का कॉन्फ्लिक्ट है ना तो उसमें हर थाने में से एक सब इंस्पेक्टर कम से कम उस रैंक तक का एक ऑफिसर होना चाहिए जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, चाइल्ड की केयर और प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वो विदाउट यूनिफॉर्म डील करेगा, उस चिल्ड्रन फ्रेंडली नेचर होना चाहिए उसका, तो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो। और ये बोलते हैं कि स्पेशल जुबिनाइल पुलिस यूनिट हो, हेड बाय द डिप्यूटी मतलब रैंक ऑफिसर हो उसके अंदर, ठीक है ना। और जितने भी आईपीएस ऑफिसर या फिर डीएसपी बनते हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड हो कि चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, चाइल्ड फ्रेंडली नेचर कैसे रहना है, बच्चे हैं उसके माँ बाप नहीं रहे, उसको कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। तो उसके लिए नेशनल पुलिस एकेडमी जो है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग आईपीएस की मिलती है हैदराबाद, उनमें भी ट्रेनिंग सेशन में भी उन चीज़ को ये सिखाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड आर द इम्पॉर्टेंट नेशनल एसेट, बहुत बड़ा नेशन का एसेट है क्योंकि वही फ्यूचर है नेशन का, वही मतलब कि डिपेंड करता है हाउ द चाइल्ड ग्रो, वही डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा इंडिया डेवलप कैसे होगा। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है, डीपीएसपी में आएगा, प्रोहिबिट करता है कि मतलब कि टेंडर एज ऑफ द चाइल्ड बीइंग अब्यूज, मतलब जो बच्चे की एज उसके साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे कोविड टाइम पे मतलब ऑफन हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, उनको इस स्टेप लेना चाहिए, उनको भी मतलब इस एक्ट के अंदर ला के उनको भी टेक केयर करनी चाहिए। फिर रिसेंट ऑर्डर नेशनल कमीशन जो है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, वो रिसेंटली उसने ऑर्डर दिया है चीफ सेक्रेटरी स्टेट को और यूनियन के सेक्रेटरी जो है यूनियन टेरेटरीज के, कि जो ऑफेंड हो रहे हैं कोविड टाइम के बच्चे, उनको मतलब कि ऐसे ऐसे प्रॉपर चैनल से वर्क करें। तो मैंने आपको बताया कुछ टेलीफोन नंबर भी उन्होंने निकाले हैं, अगर आपको ये अवेयरनेस प्लस नॉलेज बोल सकते हो तो इन्हीं से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको चलाना है, मतलब आपको बहुत, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है किसी को बच्ची अडॉप्ट करनी है, ऐसे नहीं हो सकता, कोई बच्ची है आप किसी को अडॉप्ट कर लो,
वो बड़ी हो जाए, उसके साथ फिर कुछ गलत हो, जिसने अडॉप्ट किया है वो करे, तो एक प्रॉपर चैनल रखो, चेक करके प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली कोई मत करो, अडॉप्ट कर लो, ये कर लो, एक तरह से रॉन्ग चीज़ है ये सब। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका वार फुटिंग, मतलब कि जो भी कल मोदी किया, और उन्होंने पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लोगों के खाते में पैसे डाले हैं। हम इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी आती है वर्नेबल ट्राइब्स। अभी देखो जो ट्राइब्स होते हैं ना, जैसे ट्राइब्स होते हैं उनके अंदर भी एक वर्नेबल ट्राइब्स होते हैं जो बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में एक्सटेंट हो जाएंगे फ्यूचर में, तो उसको अलग कैटेगरी रखी गई है। उनका नाम दिया गया PVTG ट्राइब्स। जो 21 ट्राइब्स अक्रॉस द 8 डिफरेंट स्टेट में हमारे रहते हैं, मतलब कि उसमें से एक बॉन्डर ट्राइब्स हैं जो उड़ीसा में रहते हैं। जो उड़ीसा के ट्राइब्स है ना, वो प्रॉब्लम में है। क्यों प्रॉब्लम है? उन पर इन्फेक्ट हो गया है कोविड-19, उनको शिकार हो गया, मतलब एक तो वैसे ही वो कम है। वो वर्नेबल ट्राइब्स कौन रहते हैं? डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट ट्रेडिशन होता है, बहुत चीज़ अलग रहती है उनकी नॉर्मल ट्राइब्स से भी। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, PVTG ट्राइब्स कौन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नोट से। लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन का। अब बॉर्डर से एक्सचेंज में ना चीज़ों में ड्रोन का यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान से इधर भेजने के लिए ड्रोन का। देखो ये हथियार उन्होंने इधर से ड्रोन से भेजे, हमें पकड़ लिए। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो वो भी सब एडवांस होते जा रहे हैं। फिर मतलब कि 186 एलिफेंट किल्ड, मतलब की डेथ हुई है रेल ट्रैक से, मतलब जो रेल का ट्रैक होता है, मतलब उसकी टकरा जाने से पिछले 10 साल में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? आसाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे रहते हैं, इसलिए हुई है। तो हम इसलिए पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये हम पढ़ेंगे। और कोई हमारे इस चीज़ में काम का नहीं है, वो भी हम नोट से पढ़ेंगे। और फिर जो है अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी कुछ एलिफेंट की डेथ हुई है, मतलब विद इन 10 to 15 डेज में। वो किसकी वजह से हुई है? वो लाइटनिंग, जो ऊपर से रोशनी पड़ती है ना, लाइटनिंग होती है बादल की, तो उसकी वजह से डेथ हुई है। वो भी एक रीज़न है। और भी क्या रीज़न है? उनकी मेडिसिन के लिए, उनकी भी दांत के लिए, ठीक है, टूथ के लिए, कोचिंग होती है उनकी, इन सब चीज़ों के लिए उनको मारा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक्सीडेंट बता सकते हो उन डेथ का कारण, जो एक्सीडेंट होते हैं। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है आपकी, आती है हमास टनल। ये कुछ नहीं है, ये फाइट चली है फ़िलिस्तीन की और जरूर मतलब कि आपका इसराइल की। इन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट है। तो हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इनमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, आयरन डोम सिस्टम। ये इसराइल ने यूज़ किया। ये एंटी डिफेंस मिसाइल है एक तरीके से। अगर कोई फ़िलिस्तीन वाले, मतलब गाज़ा स्ट्रिप वाले कोई मिसाइल छोड़ते हैं, तो ये सिस्टम ट्रैक कर लेता है और उसे हवा हवा में ख़त्म कर देता है। आप देखते हो महाभारत, उसमें लड़ाई होती थी, इधर से तीर चलता था, उधर से दूसरा तीर चलता था, वो ऊपर जाके टकरा के अब ख़त्म हो जाते थे। उस टाइप का ही एंटी डिफेंस मिसाइल। अब कोई बोले कि हमारे पास तो एंटी डिफेंस मिसाइल महाभारत से है, तो एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं बनता है ना, ठीक है ना। महाभारत से आपके पास है, या फिर आपके पास अभी तक इंडिया में S-400 खरीदने की बात चल रही है, तो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। आयरन ड्रोन अपने नोट से पढ़ेंगे। फिर आगे आगे शॉर्टेज हो गया, मतलब देखो रॉ मटेरियल शॉर्टेज कहाँ पे हो गया, मतलब चाइना के अंदर भी हो गया, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। इंडिया बहुत चीज़ ले रहा है। 70,000 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, उनका ऑर्डर इंडिया ने दिया है। कुछ चीज़ों 26,000 वेंटिलेटर भेज चुका है, तो वहाँ पे भी बढ़ गया। कल इंडिया ने क्या बोला था कि जो आप चाइना से मटेरियल आ रहा है, जो गुड्स आ रहा है, वो बहुत महंगी कॉस्ट में आ रहा है। पर अब चाइना ने बयान दिया है कि हमारे पास शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का, तो इसलिए क्या हो गया, चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये चीज़, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी, इसका प्रॉफिट दिखाया गया है कि कुछ प्रॉफिट इसने राइज किया। क्यों किया? क्योंकि अभी ये वैक्सीन बना रही है, स्पुतनिक 5, यही इंडिया में रोल आउट करेगी। और इतनी ही न्यूज़ थी हमारे हिंदू से रिलेटेड। हम जाते हैं अपने, जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उसके ऊपर जाते हैं। जो पहली बात, इसे थोड़ा चेंज कर लेना, ये एल इसमें से निकाल देना, गलती होगी, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। तबीयत मेरी भी ख़राब है अभी तक, पेट में दर्द, इधर उधर दर्द है। कोई नहीं, चल रहा है सब अब आराम आराम से। जो पहले मैं आपको बताऊं, जुबिनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021। देखो 2015 में जुबिनाइल एक्ट भी आया था, उससे पहले भी आया था, 10 में भी था। तो अभी कुछ इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है। अभी एक्ट नहीं बना है, बिल ही है। तो हम देखेंगे क्या चीज़ है। लोकसभा से पास हो गया है जुबिनाइल, और ये राज्यसभा में होगा, अभी देखते हैं पास होगा या नहीं होगा। नीड फॉर अमेंडमेंट, क्यों ज़रूरत थी इस अमेंडमेंट करने की? एक तो नेशनल कमीशन ऑफ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, मैंने आपको बताया, चाइल्ड राइट की, NCPCR जो है, ठीक है, ऑडिट ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन 2020। इसने कि एक ऑडिट किया, क्योंकि ये चाइल्ड जो केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये NGO चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वही बच्चे को रखने के लिए, मतलब घर वर होते हैं, मतलब ऑफ एंड होम होते हैं, उन्हें बोलते हैं। जो 90% जो चाइल्ड इंडिया में रन होता है, वो NGO चलाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा हो क्यों चलाते हैं? ब्लैक मार्केटिंग के लिए चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए भी, NGO के लिए भी। फिर
FCRA एक्ट बनाया गया है, ठीक है ना, उसको और टाइट किया गया है कि एक ही अकाउंट खोलोगे आप, स्टेट बैंक में अकाउंट होगा, जो न्यू दिल्ली में ब्रांच है उसी में अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है ना। अपने एडमिनिस्ट्रेशन में 20% ही खर्च कर सकते हो जो फॉरेन से पैसा आएगा, हर 48 आवर्स में आपको बताना होगा कहाँ से पैसा आया, ठीक है ना। उस पैसे को आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो बहुत रेगुलेशन होम मिनिस्ट्री इनके ऊपर भी लेके आई है, ये सारी चीज़ें। जो 39 हैं जो आपके CCI हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, तो देखो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। इवन आफ्टर द 2015 अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन, जब 2015 में आया था इसने मैंडेटरी कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, मैंडेटरी कर दिया था, जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होंगे उनको रजिस्टर्ड करना होगा, भले से आपका NGO रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। आपने फिर उसके लिए क्या वर्क किया, NGO तो बहुत सारे काम कर सकता है, सोशल काम जो, तो उसने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोले पर वो रजिस्टर्ड नहीं करा है, वो भी आपको रजिस्टर्ड करना होगा। उसने और क्या फाइन किया, 20% जो CCI है, जो स्पेशली फॉर द गर्ल आर नॉट सेटल इन सम ऑफ द स्टेट, जो मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे स्टेट है, मतलब कि गर्ल्स के लिए अलग से रखते हैं, बॉयज़ गर्ल्स को अलग से रखते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए जो ऑफन मतलब होम बनाए जाते हैं वो कम से कम किसी किसी स्टेट में 20% से भी कम है, तो उसको भी बढ़ाना है। और 26% जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, एक हर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर मैंडेटरी होना चाहिए, IB लेवल का ऑफिसर एक होना चाहिए, मतलब DSP लेवल का, वो जो सारी चीज़ें देखे, और जो इंक्वायरी करे वो सब इंस्पेक्टर। तो जो ऑफिसर है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, फिर या फिर कोई भी और ऑफिसर हो सकते हैं, वो मतलब कि वो है ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है। 3/5 जो है, मतलब जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उसमें 5 में से 3 वो ऐसे हैं जिसमें नो टॉयलेट ही नहीं है, 10 में से एक ऐसे हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। भाई कैसे कौन रह सकता है। और 15% होम डू नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ सेपरेट बेड्स, नो डाइट प्लान, मतलब कि कोई सेपरेट बेड ही नहीं है, कोई डाइट प्लान ही नहीं है, 15% तो ऐसे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसा सरकार से भी ले रहे हो, आपको बाहर से भी इकट्ठा पैसा हो रहा है, तो क्या कर रहे हो, अगर नहीं चला सकते तो बंद कर दो उस चीज़ को। फिर मतलब यही सारी चीज़ें बताई गई, इसलिए अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। अब अमेंडमेंट में क्या हो, जो चीज़ कमी है उसकी, एक तो इसे सीरियस ऑफेंस बनाएंगे, सीरियस ऑफेंस विच ऑल्सो इंक्लूड ऑफेंस फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट इन द इम्प्रीजमेंट मोर देन 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, मिनिमम पनिशमेंट आपको लेस देन 7 ईयर का मिल सकता है। और सीरियस ऑफेंसेस आर दोज, ठीक है ना, विच आर पनिशमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड, एनी अदर लॉ ऑफ टाइमली बिंग, ठीक है ना, आपको इम्प्रीजमेंट करने के लिए 3 से आपके 7 साल के लिए। फिर इसके लिए जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा, वो इंक्वायरी करेगा मतलब कि इन चीज़ों में सीरियस ऑफेंसिव है या नहीं है। और इसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। देखो, नॉन बेलेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। विदाउट वारंट क्या हो सकता है, आप गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है ना। एक कॉग्निजेबल होता है कि आप वारंट चाहिए, मतलब आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि आप विदाउट मतलब विद वारंट से गिरफ्तार करोगे किसी को। और कॉग्निजेबल क्या होता है कि आपको वारंट चाहिए, विदाउट वारंट अलाउड, विदाउट वारंट कोई वारंट नहीं चाहिए, उठा के ले आओ। फिर नॉन बेलेबल क्या होता है, देखो आपने केस देखा होगा, न्यूज़ में देखते होगे कि कोई पुलिस पकड़ के लाई, फिर उसके घर से 2-3 आदमी आए, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया और उस आदमी को छुड़ा के ले गए, तो उसे बोलते हैं बेलेबल, कि थाने से आपकी बेल हो गई, जो भी आपके नियर बाय थाना है। एक होता है नॉन बेलेबल, आपको थाने पे अधिकार नहीं होगा, थाने से आपकी बेल नहीं होगी, जो आपकी बेल होगी वो होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जज है उनसे वो बेल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जब आप उनके सामने जाओगे उसे बोलते हैं नॉन बेलेबल। बेल होगी पर वो कौन करेगा, जज करेगा, ऐसे नहीं होता। द बिल, इसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल बनाया जाए, ठीक है ना। फिर अडॉप्शन, अडॉप्शन कैसे, एक प्रॉपर इशू गाइडलाइंस कोर्ट की, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखे, जब ये हो जाएगा। अभी ये बिल है, प्रपोजल है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे इसे डिटेल में। फिर विद इन, अगर आपको लगता है कि डिवीजन कमिश्नर के पास चले जाओ, ये वो सब चीज़ें हैं। एडिशनल फंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फुलफिल करेगा, फंड चाहिए, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसे बताएंगे ये सब करने के लिए। तो ये हम अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये अभी अप्रूवल नहीं हुए हैं। जो हमारे लिए मेन है, जो है पहले से एक्ट है, बिल है अभी ये, जब ये साइन हो जाएगा, इसे मतलब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, 2015 वाला जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015, इसको रिप्लेस किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। कुछ चेंज किए गए थे, चेंज इन द नोमेनक्लेचर। वो है क्या, एक तो जुवेनाइल जो था उसको डेफिनेशन करके चाइल्ड कर दी गई थी, एक ये था, या फिर चाइल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, जो फिर उसमें जैसे जुवेनाइल हो गया, ऑफेंड हो गया, सरेंडर मतलब सरेंडर चिल्ड्रन हो गया, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, प्रॉपर डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन बताई गई थी। एक ये इसमें चेंज किया गया था। स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए थे 16 से 18 साल के लिए, उससे छोटे तो बच्चे होते हैं। फिर स्पेशल प्रोविजन 16 से 18 और मैच्योरनेस आ जाती है,
तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन, एज ग्रुप इनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाए गए थे टैकल करने के लिए। फिर मैंडेटरी किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जे बोर्ड, ठीक है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे किया गया था। अडॉप्टेड किया मतलब अडॉप्शन किया गया था रिलेटेड क्लॉज जो है, उससे रिलेटेड क्लॉज जो है कि जैसे सेपरेट न्यू चैप्टर फॉर अडॉप्शन फॉर्म स्ट्रीमलाइन अडॉप्शन, आराम से अडॉप्ट कर सकेंगे, स्ट्रीमलाइन बनाना, उसके लिए क्या किया गया था, जैसे आपको अडॉप्ट करना है, डिफिकल्टी आती है, एक आसान बनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए उसके लिए कारा बनाई गई थी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो ग्रांट देती है स्टेटस स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि किसी लॉ से बनी है पार्लियामेंट के। द एक्ट ऑफ दिस मतलब ये क्या करेगा, स्टेट अडॉप्शन चाइल्ड फाइनल ऑन द, आपको इंश्योर करेगा कि आप अडॉप्ट कर रहे हो बाय द कोर्ट, करेंटली 629 अडॉप्शन की पेंडिंग द वेरियस कोर्ट, तो उसको अडॉप्ट कर ले, कोर्ट में चले जाते हैं कि इसके लिए कारावारा बनाई गई थी सिंपलीफाई करने के लिए, मतलब अडॉप्शन रिलेटेड क्लॉज को सिंपलीफाई करने के लिए। फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, जैसे वेदर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और वॉलंटियर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विद इन 6 मंथ। जैसे मैंने आपको बताया 2020 में कुछ चेंजेस किए गए थे, पर अब तक इतने सारे हैं और है नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे पीएम किसान, जैसे मैंने बताया कल लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में खाते में पैसे आए हैं, ये है पीएम किसान, लॉन्च हुई थी फरवरी 2019 को, सभी स्टेट में इंप्लीमेंट हुई थी एक्सेप्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसा इसमें आप देख लो, ठीक है ना। इसका एक पोर्टल भी आता है, पीएम किसान मोबाइल ऐप भी आता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ने बनाया है, जिसको डिज़ाइन किया है आपका एनआईसी। ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कोविन जो भी चल रहा है, कोविन में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वो है तो हेल्थ मिनिस्ट्री का, बैकअप कहाँ से मिल रहा है उसको चलाने के लिए, एनआईसी दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, पोर्टल्स होते हैं, ऐप होते हैं, उन सब चीज़ों में। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस वाले मोबाइल ऐप में क्या कर सकते हो, आपको चेक करना है मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची, अगर रजिस्टर्ड करते हो पीएम किसान के लिए, अपडेट क्या हुआ, आधार कार्ड को अपडेट करना, इसमें कर सकते हो, करेक्शन है। और भी क्या कर सकते हो, हिस्ट्री चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट में कब कब पैसे आए। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड, सेंट्रल सेक्टर है, सेक्टर मतलब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। अगर स्पॉन्सर होती तो स्पॉन्सर कर रहे हो ना, फिर वही स्पॉन्सर जो हिमालयन स्टेट है उसमें 9-10, जो नॉन हिमालयन स्टेट में 140 कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक मिनट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि मतलब कि इट बीइंग इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, तो आपको ये भी याद रखना है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। ये सेंट्रल ट्रांसफ़र करती है 6,000 रुपये पर ईयर, और 3 इंस्टॉलमेंट में आता है, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में आता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते हैं। ये सभी देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये लॉन्च हुई थी ना, तब ये 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 हेक्टेयर लैंड जिनके किसानों के पास है, उन्हीं को पैसे मिलते थे। पर बाद में से इम्प्लीमेंट करके सभी किसानों के लिए कर दिया गया था, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, तो सबके लिए कर दिया गया था, ठीक है ना। वरना ये स्कीम 2018 में स्टार्ट हुई थी प्रॉपर तरीके से, पर पैसा 2019 में ही आया था, जब इलेक्शन आ गए थे, फिर कांग्रेस ने बोला था कि एक ये मतलब कि राजनीतिक स्टंट है, पैसे में वोट खरीद रहे हैं इनडायरेक्टली, तो फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीडेड टू द स्मॉल मार्जिनल फार्मर, क्योंकि एक सप्लीमेंट मिल सके, एक एडिशनल रिसोर्स मिल सके जो गरीब फार्मर है, क्योंकि हमारे इंडिया में नियर अबाउट 80% फार्मर जो लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इसको बोलते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। क्यों है वो, बहुत बड़ा रीज़न है क्यों लोग किसानों के पास कम ज़मीन हो गई है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, बच्चे हो रहे हैं, एक के 2 बच्चे हो जाते हैं तो 50-50 हो जाएगी, फिर उसके 2 बच्चे में 25-25 हो जाएगी, तो ऐसे ज़मीन कम होती जा रही है। फिर डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें। फिर अब इसमें किसको देना है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, वो स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट है, वो उसको चेक करती है। ये सारी चीज़ें, कुछ एक्सेप्शन भी, आप सभी किसानों को पैसा नहीं जिनके नाम ज़मीन है। अगर आप किसान हो, आपके पास ज़मीन है, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल कोई वर्क करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, भाई किसान का बेटा भी डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, उनको नहीं मिलेगा। कोई पेंशन, मतलब कि किसी की पेंशन आ रही है, पेंशनरी है, उसकी 10,000 रुपये मंथ पेंशन आ रही है, तो उसको नहीं मिलेगा। एक्सक्लूड किया गया। अगर आप पेंशन आपकी आ रही है, अगर आप ग्रुप क्लास 4th में, आप जैसे ग्रुप ए होता है, जैसे IPS IAS बनते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी के एम्प्लॉयमेंट है, और आपकी पेंशन 10,000 आ रही है, तो आपको मिलेगा। जो मल्टीटास्क स्टाफ में काम करते हैं उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत है, इतना पूछेगा नहीं। फिर सिमिलर प्रोग्राम कुछ स्टेट भी चलाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में चलता है आपका
भावांतर आपको भुगतन योजना करके है, फिर रैयत बंधु स्कीम है तेलंगाना की, ये आप खुद पढ़ना, कालिया स्कीम है उड़ीसा की। देखो प्रधानमंत्री जो प्रॉपरली लॉन्च हुई थी, इफेक्टिव ये हुई थी आपकी 1/12/2018 को, 6,000 रुपये देने के लिए। 12 करोड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर को आइडेंटिफाई किया गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है। ये डायरेक्टली पैसे अकाउंट में आएंगे। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी वो 31/3/2019 को आई थी, ये आप याद रखना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है PVTG, मैंने बताया था ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी वर्नेबल ट्राइब्स होती हैं। वो कौन सी ट्राइब्स होती हैं पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोई पुरातन काल की प्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हो, उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो, लो लिटरेसी लेवल हो, और उनकी मतलब की बैकग्राउंड जो इकोनॉमी है, मतलब की मतलब सॉरी इकोनॉमी वीकली हो, मतलब वीकर सेक्शन हो सोसाइटी में, तो ये होता है PVTG ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे ये बने, क्या थे इसमें, तो एक न्यूज़ बताई गई है, ये पुरानी न्यूज़ उठाई है, तो मैंने एक न्यूज़ है इसमें कि ग्रेट अंडमानीज जो ट्राइब्स है ये बहुत प्रॉब्लम में थे। क्यों? कोविड हो गया था इनके अंदर, 56 इंडिविजुअल को कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, ये प्रॉब्लम में थे। उसके बाद आइलैंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके हैं मतलब अंडमान में कौन कौन से मिलते हैं, ओंग मिलते हैं, लिटिल अंडमानीज मिलते हैं, ग्रेट अंडमानीज मिलते हैं, जवार मिलते हैं, ये सारे कुछ फाइंड होते हैं। उसके बाद अबाउट पर्टिकुलर वर्नल जो ट्राइबल ग्रुप है वो है क्या, एक तरह से मोस्ट वर्नेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप। मैंने आपको बताया ट्राइबल के अंदर ही मोस्ट वर्नेबल ग्रुप है, ठीक है। अभी कैसे फाइंड किया जाता है, वही सारी चीज़ें। डिक्लाइन द स्टैग्निंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन है, स्टैग्नेंट द पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब पुराने काल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ये कुछ है। और दे आर जनरली इनहेबिटेड, मतलब जो रहते हैं ना ये रिमोट लोकेटेड एरिया में, हैविंग द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, बहुत ही मतलब जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं होता प्रॉपर चीज़ों का, सोशल थिंकिंग का, वहाँ पे ये रहते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे किया गया, 1973 में आपकी देववर कमीशन बनी थी, उसने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTG, सेपरेट कैटेगरी बनाई जाए ट्राइबल के अंदर ही, हु हैव लेस डेवलपमेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप, आपने पढ़ा। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, आइडेंटिफाई किया द मोस्ट वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप कौन कौन से हैं, सेपरेट किया गया, और उनको क्या बोला गया, PVTG ग्रुप बोला गया। 52 आइडेंटिफाई किए गए थे उस टाइम पे। फिर 1993 में दे एडिड 23 और, तो अब 52 73 कितने हो गए, 75 हो गए आसपास, तो 73 PVGT ग्रुप है, और 75 में गवर्नमेंट ने किया था, आपको ऐसे याद रखना है। ये पैन इंडिया नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, इन ऑल स्टेट, ये 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज में। कौन सी है 1 यूनियन, अंडमान एंड निकोबार इन द कंट्री, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसके बाद अब आएगा उसमें चेक कर लेंगे। अमंग जो 75 लिस्टेड है, आपको बताना है लास्ट 2 कौन कौन से एडिट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 कौन कौन से एडिट हुए हैं। जो PVTG ग्रुप है ये हाईएस्ट नंबर आर फाउंड इन उड़ीसा, सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड होते हैं, उड़ीसा के अंदर, उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर मिलते हैं। 2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहले इनका नाम था PTG ग्रुप, उनको चेंज करके PVTG ग्रुप कर दिया, वी उसके अंदर ऐड कर दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है। पहले क्या था इनका, PTG ग्रुप, PTG का मतलब था कि परमिटेड ट्राइबल ग्रुप था, उसके बाद PVTG ग्रुप कर दिया गया था। उसका मतलब क्या था, PVTG का ग्रुप का मतलब क्या था, उसका था पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये इसके अंदर ऐड कर दिया। इनके लिए कुछ स्कीम्स रन करती है, वो कौन चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनके लिए स्कीम चलाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ट्राइबल अफेयर के अंदर, एक डेवलपमेंट मतलब स्कीम जो चलाती है डेवलपमेंट के लिए, वो इनके लिए एक्सक्लूसिव भी चलाते हैं, सॉरी डिपार्टमेंट बोल रहा था, इनके लिए एक्सक्लूसिव स्कीम ट्राइबल, वो ट्राइब्स के लिए भी चलाती है पर इनके लिए एक्सक्लूसिव, वर्नेबल सेक्शन के लिए एक्सक्लूसिव स्कीम चलाई जाती है। इनके लिए कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, एनुअल प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं हर स्टेट में, यूटीज़ में इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, अप्राइजल कमेटी होती है मिनिस्ट्री की, इन्हें अप्रूव करती है जो प्रोग्राम स्टेट लेके आती है इनके लिए। ऐसा आर्टिकल 275 में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर इनको मतलब ट्राइब्स के जो वर्नेबल ट्राइब्स हैं इनको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, इन्हें कैसी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रैंड, मतलब पैसा दिया जाएगा इनकी स्कीम के लिए, इनका डेवलपमेंट हो सके, वेलफेयर हो सके इस कम्युनिटी का। जैसे जो शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल ट्राइब चाइल्ड हैं, लो लिटरेसी जो गर्ल्स हैं उनका लो लिटरेसी लेवल है उसको बढ़ाया जाए, एजुकेशन स्ट्रेंथिंग की जाए इन सब चीज़ के लिए। और मैं ये बता ही चुका हूँ जो मतलब क्राइटेरिया। उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये आपका 12 अगस्त को बनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये लॉन्च हुआ था 2012 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। अटेंशन जो अर्जेंट अटेंशन है अफ्रीकन और आपके एशियन एलिफेंट है। एशियन जो एलिफेंट है उसमें 3 कैटेगरी है, एक तो इंडियन हो गया, सुमात्रियन हो गया इंडोनेशिया के आसपास, एक श्रीलंकन हो गया नीचे के आसपास।
जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 20 से 40,000 है, जो एशियन की है। ये इंडियन सब स्पीसीज़ है जो मतलब कि वाइडस्ट रेंज में पाई जाती है। 28,000 एलिफेंट जो है इंडिया में है। स्पीसीज़ है 20 से 40,000 के बीच में है, उसमें से 28,000 कहाँ पे इंडिया के अंदर है, और उसके भी 25% कहाँ पे कर्नाटक के अंदर है। जो IUCN स्टेटस है उसका एंडेंजर है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आती है। अब अफ्रीकन की बात कर लो, ये की 2 स्पीसीज होती है, एशियन की 3 थी, इनकी 2 होती है। एक होता है अफ्रीकन, एक होता है सवाना बुश एलिफेंट एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है ना, या अफ्रीकन बोल दो या फिर सवाना, ठीक है ना। अफ्रीकन की 2 स्पीसीज होती हैं, सवाना और बुश एक ही है, पर फॉरेस्ट एलिफेंट। ग्लोबल पॉपुलेशन इनकी 4 लाख के आसपास है, बहुत सारे तो वर्नेबल आएंगे। अब ये कहाँ पे, मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 100 ऑफ एलिफेंट किल हुआ था आपका बोस्टवाना अफ्रीका के, अफ्रीकन एलिफेंट, तो ये भी ये थोड़ा याद रखो। प्रॉब्लम क्या है, एक तो पोचिंग होती है ना, मार दिया जाता है, हैबिटेट लॉस है, इनकी ज़मीनें कम होती जा रही है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें मार देते हैं। मिस ट्रीटमेंट ऑफ कैप्टिव, मतलब जो उन्हें रखा जाता है कैप्टिव, क्या होता है, उनको मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो पैदा हो सके, तो एक वहाँ से गलत ट्रीटमेंट होता है। अब्यूज़ ड्यू टू एलिफेंट टूरिज्म, उनके साथ अब्यूज़ किया जाता है, क्योंकि एलिफेंट टूरिज्म दिखाया बैठा के घुमाना, तो अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, डेथ हो जाती है उनकी। स्टेप टेकन बाय द कंजर्वेशन, इसमें कि अरेस्ट किया गया जो पोचर थे, किलर को, उनको रोका गया। फिर आपने देखा डिक्लेरेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस एलिफेंट रिजर्व किए गए, जैसे मैसूर में, आपकी दनेल में एलिफेंट रिजर्व है, कर्नाटक में, ये सब चीज़ किया गया। फिर आपकी जो इनकी इन्वेजन स्पीसीज़ होती है, जो घास खाते हैं ना, उसमें जहरीली घास उग जाती है, या फिर ऐसी घास उग जाती है कि जो इनकी घास खाने वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी घास आती है, उसको नहीं खाते। ऐसी कुछ घास है आपकी लेंटाना और यूपथोरियम करके घास का नाम है, ये है जो एलिफेंट को फीड मिलता है जिस चीज़ से, वो सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। एक प्रिवेंट किया जाएगा, मैन जो एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जाएगा। सेल टू स्टडी द फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर भी एक कारण है, आग लग जाती है, बेचारे जल जाते हैं। उसके लिए कुछ नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेज, कि नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेज किस नाम से, गज यात्रा, ये स्टार्ट की गई थी कि लोग समझो एलिफेंट के बारे में। फिर माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2003 में, ये इंटरनेशनल कोलोब्रेशन से किया गया था, जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट हो रहा है अफ्रीका और एशिया में, इसको कम किया जाए। देखो माइक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, प्रोग्राम लॉन्च इन 2003। इंटरनेशनल कोलोब्रेशन ट्रैक, मतलब इंटरनेशनल कोलोब्रेशन था। इंडिया में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, यानी कि स्टेट और सेंट्रल एक साथ काम करेंगे। 992 में किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट, ये उसी लाइन पे करना, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर था ना, प्रोजेक्ट टाइगर था, उसी लाइन पे ये बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसको किया था, और ये सब चीज़ें थी। फिर महोत जो होते हैं, मतलब जो हाथी को चलाते हैं, ऊपर बैठ के देखा होगा आपने, राइडर होता है, उनकी फैमिली का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, उनके वेलफेयर ऑफ एलिफेंट के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि एलिफेंट की चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें। अब पढ़ते हैं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो इसराइल का है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जब इन्होंने हमला किया कि वायलेशन, मतलब कि क्लैश, जो जेरूसलम में क्लैश हुआ, जेरूसलम में, उसके ऊपर, तो उन पर लड़ाई हो गई, फिर उन्होंने मतलब इधर से रॉकेट चले, इधर से रॉकेट चले, तो ये सब चीज़ें। तो ये है क्या, देखो मैं आपको न्यूज़ से बताता हूँ। ये है एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अगर इधर से कोई रॉकेट भी आता है ना किसी प्रकार का, तो ये हवा हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो ये आपका है, आपका वेस्ट बैंक, ये पूरा वेस्ट बैंक आपका, ये वाला, ये पूरा वेस्ट बैंक हो गया, ये हो गया आपकी डेड सी। कितनी कंट्री से मिलती है, इधर जॉर्डन से मिलती है, इधर आपको वेस्ट बैंक से मिलती है, फिलिस्तीन की टाइप, और इधर इसराइल से मिलती है। ये आपका गाजा स्ट्रिप है, तो आपको याद रखना है मेडिटेरियन सी से टच करता है। यहाँ पे हमास जो ग्रुप है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। फिर इधर इजिप्ट हो गया, इधर नीचे आपका जॉर्डन हो गया, और नीचे आ जाएंगे सऊदी अरेबिया, इधर गुल्फ ऑफ अकाबा है। तो कितनी कंट्री छूता है गुल्फ ऑफ अकाबा, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, तो 4 कंट्री से छूता है। तो मैंने आपको लोकेशन भी याद करा दी, वेस्ट बैंक कहाँ है, ये आपका जेरूसलम है जहाँ पे क्लैश हुआ, यहाँ पे वो अक्सा मॉस्क्यू है, यहीं पे है। और यहाँ पे अक्सा नहीं, ये मुस्लिमों का, यहूदियों का, क्रिश्चियन का, 3 कम्युनिटी का, मतलब कि ये एक होली प्लेस है, आपको ये भी याद रखना है। ये 3rd होली प्लेस है आफ्टर मक्का और मदीना, जो मुस्लिम के लिए। यहाँ पे लास्ट टाइम, मतलब जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने, शायद मैंने ऐसे पढ़ा है, उन्होंने वहाँ पे लास्ट टाइम यहीं पे बिताया था। फिर ये मतलब क्रिश्चियनों का भी होली प्लेस है, फिर यहूदियों का भी होली प्लेस है। तो इनके बीच में एक लैंड के ऊपर क्या है, क्लैश है। जैसे हमारा POK को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो सॉरी, POK को ऑक्यूपाई पाकिस्तान ने किया हुआ, तो हमारा भी क्लैश उनके साथ है, तो ऐसे ही सेम सेम क्लैश इनके इनके साथ है उनका, ऐसी सेम क्लैश उनके साथ है उनका। तो ये हमारा POK हो गया, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, अगर यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल बराबर में, ये POK का क्लैश है, ऐसी क्लैश इनके साथ है।
तो ये सारी चीज़ थी, मतलब कि ये रेंज है, यहाँ से एंटी डिफेंस मिसाइल है। जैसे हम S-400 परचेज कर रहे हैं रशिया से, वो भी यही है, अगर कोई रॉकेट आएगा उसको पहले से ही वहाँ पे वो गिरा देगी। तो ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज, याद रखना, ग्राउंड टू एयर, यानी ज़मीन से चलेगी एयर, एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस क्या, हवा हवा में मार करने वाला, वो महाभारत याद कर लेना कि हवा हवा में तीर को खत्म कर देते, चलता तो ज़मीन से था। इसके अंदर रडार है और टैमीर इंटरसेप्टर मिसाइल है। कि रडार क्या, पहले रडार चेक करेगा ना कहाँ से मिसाइल आ रही है, फिर उसके अंदर टैमीर इंटरसेप्टर मिसाइल है जो इंटरसेप्ट करेगी उसे। ये सारी चीज़ें। और यूज़ क्या होता है, आपकी कंट्री रॉकेट, जो ये रॉकेट को भी ढेर कर सकती है, काउंटर कर सकती है, आर्टिलरी, मोटार, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवी, सबको उड़ा सकती है। ये ऑल वेदर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑल वेदर है, डे एंड नाइट है, आपको याद रखना। ये डेवलप किसने किया है, ये किसने किया, रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर डिप्लॉय किया 2011 में। सक्सेस रेट क्या है कि 90% ये मार देगी चीज़ों को, 10% बच जाए ना, सक्सेस मार देगी। विद मोर देन 2000 इंटरसेप्शन इसने किए हुए हैं, 2000 टेस्ट वेस्ट किए होंगे सब चीज़ों में। हाउ एक्सपर्ट एग्री टू सक्सेस रेट इज, जो इसके एक्सपर्ट है वो बोलते हैं 80%, और रफाल जो क्लेम करता है वो 90% है। ऐसा कुछ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कुछ नहीं है। 3 मेन सिस्टम है, आपको बताऊँ। एक तो रडार होगी, पहले देखेगी कहाँ पे है। फिर वेपन कंट्रोल, बैटल मैनेजमेंट होगा, जैसे आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। फिर मिसाइल फायर होगी, तुरंत निकलेगी और इंटरसेप्टर जाएगी, दूसरी मिसाइल को उड़ा देगी। ये सारी सिस्टम है इसके अंदर। फिर अब हमारे इंडिया में क्या है, S-400 हम ले परचेज कर रहे हैं, नवंबर में आ जाएगा। वो भी लार्ज एयर डिफेंस आपका बबल है, ठीक है ना। वो सरफेस टू एयर है, वो ज़मीन से चलेगा, रशिया ने बनाया है, आपको याद रखना है। इफेक्टिव रेंज क्या है इसकी, मतलब कि रेंज 400 किलोमीटर की रेंज है, अप टू एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर, यानी कि ऊंचाई 30 किलोमीटर, ठीक है ना। और रेंज कितनी है इसकी, लंबाई कितनी होगी, 400 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। और ट्रैक 100 एयर बोन टारगेट एंड एंगेज इन 6 ऑफ द साइमल्टेनियसली, मतलब जो ट्रैक कर सकता है 100 एयर बोन टारगेट एक टाइम में, और एंगेज हो सकता है 6 जो वार आ रहे होंगे साइमल्टेनियसली एक साथ। फिर दूसरा, हमारे पास उससे पहले कुछ नहीं था, हाँ था, एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम था, ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये डबल टायर्ड सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ 2 लैंड एंड सी बेस इंटरसेप्टर हैं, इसमें मिसाइल्स हैं, ठीक है ना, पृथ्वी एयर डिफेंस बोलते हैं। ये भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं। इसकी रेंज क्या, 5000 किलोमीटर अवे, इनकमिंग मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है, 5000 किलोमीटर से आ रही है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द ओवरलैपिंग नेटवर्क, अर्ली वार्निंग, ट्रैकिंग रेडार है इसके अंदर, कंट्रोल पोस्ट है, ये सब है। उससे क्या है, अश्वनी एडवांस एयर डिफेंस भी हमारे पास, इंटरसेप्टर मिसाइल। ये किसने डेवलप किया, इंडिजीनियस डेवलप किया गया, किसने किया, DRDO ने बनाया। और लो एल्टीट्यूड पे से सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल को ये वर्जन है, तो लो एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचाई पे। हैज़ द मोबाइल लॉन्चर, सिक्योर डाटा लिंक, इंटरसेप्टर, इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग होम, ये सब चीज़ें। रेंज इसकी क्या है, 60,000 से 1 लाख की फीट तक एल्टीट्यूड तक, मतलब कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, फीट है, ठीक है ना। अक्रॉस द रेंज ऑफ बिटवीन 90 टू 125 माइल्स तक ये कर सकता है। ये कुछ न्यूज़ है, मैंने आपको बता दी, अपने याद रखना। हमारे अश्वनी क्या है, ये भी डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी भी एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी S-400 परचेज कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये सारी चीज़ें। इसकी लेंथ क्या है, 3 किलोमीटर, वेट क्या है 90 किलोमीटर। इस मिसाइल का जो आयरन डोम है, ये ऐसी मिसाइल है, देखो। मोबाइल यूनिट होती है, जो मैंने आपको बताया, वो चेक करती है। फिर मल्टी मिशन रडार होती है, जो रडार, देखो ये रडार खड़ी है। फिर लॉन्चर होता है, यहाँ से लॉन्च होती है, खट दे से निकल जाएगी मिसाइल। ईच हैव 20 इंटरसेप्टर मिसाइल, देखो 20 इंटरसेप्टर होते हैं, जब 20 निकल जाएंगे एक साथ रुकने के लिए। तो ये आपको याद रखो। 80 किलोमीटर की रेंज है, बताई गई 80 किलोमीटर की रेंज है। 4 to 70 किलोमीटर का रॉकेट रेंज है जो उड़ा सकता है, मोबाइल सिस्टम इंटरसेप्टर रॉकेट है। तो इतनी हमारी न्यूज़ थी। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, जो ग्रुप, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ग्रुप का लिंक है। डेली बेसिस पे, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, वरना मैं मॉर्निंग में अपलोड कर सकता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ मॉर्निंग में, और मैं अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक हो जाएगी तो मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको हिंदू मॉर्निंग में आपको मिल जाता है, PDF मिल जाती है आपको, और भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, और भी हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें, सुखी रहें। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।